एक तरफ कार्तिक और कियारा बहुत टाइम के बाद एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लिटिल गोरिल्ला अपनी इस नई जगह को आराम से एक्सप्लोर कर रहा था। लगभग एक हफ्ता बीत गया और कार्तिक की जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई। तभी अनन्या और उसकी टीम अपना इंस्पेक्शन खत्म करके वापस हाइजू आ गए। यहाँ पर इतने दिनों में अनन्या और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इंस्पेक्शन कर लिया था और अब एक रफ आइडिया तैयार करके कार्तिक को दे दिया। कार्तिक, उसके साथ अमन और जुनैद ने भी उस ब्लूप्रिंट को पढ़ लिया था और उन्हें डेवलपमेंट का एक रफ आइडिया लग गया था। कार्तिक ने अनन्या से कहा, यह प्लान वाकई अच्छा है। अमन और जुनैद को भी इस प्लान से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन तीनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और उसके बाद उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए आपस में डिस्कस करने लगे। तभी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास वाले एक छोटे से आइलैंड को देख कार्तिक ने पूछा, मुझे लगता है कि इस जगह के लिए तुम लोगों ने कोई प्लान दिया नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? कार्तिक ने जिस सब आइलैंड की ओर इशारा किया था वो लगभग 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में था और बाकी उन सूखे हुए आइलैंड से थोड़ा अलग था, जिनके ऊपर घास का एक टुकड़ा भी नहीं था। कार्तिक देख सकता था कि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ और नदियां हैं। पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े और हरे भरे हैं, जिसकी वजह से आइलैंड का वो हिस्सा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे में अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर किसी तरह का समुद्र भरने की जरूरत है ही नहीं। यही सब सोचकर कार्तिक थोड़ा सा कंफ्यूज था। कार्तिक ने जिस आइलैंड के टुकड़े की तरफ पॉइंट किया हुआ था उसे अनन्या ने भी देखा और फिर कार्तिक ने कहा, मैंने पहले ही इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। हालांकि ये लोकेशन इतनी बुरी नहीं है, और तो और मैं ये मैन रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के काफी पास भी है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पर फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अनन्या ने इतना ही कहा था कि तभी अमन ने कंफ्यूज होते हुए उसी से सवाल पूछ लिया, ये एरिया उतना बड़ा नहीं है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ ये एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। क्या कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए काफी नहीं है? अमन का सवाल सुनकर अनन्या ने फिर गर्दन हिलाते हुए उसे कहा, ये सर, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग फ्यूचर में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को डेवलप करने के लिए हमें इसके जैसे कम से कम 3 छोटे आइलैंड चाहिए। अनन्या की बात सुनकर अमन ने फिर से सवाल किया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को समुद्र को भरकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अमन का सवाल सुनकर अनन्या ने मैप पर पॉइंट करते हुए कार्तिक को और बाकी सारे लोगों को इसका रीजन बताया। अनन्या का एक्सप्लेनेशन सुनकर अमन ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, तुमने जो कहा वो ठीक है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे इतने कीमती आइलैंड का हिस्सा, बड़ा हिस्सा, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा? इस बात के लिए तो अनन्या को भी बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि आइलैंड की तीनों तरफ बहुत ज्यादा पानी था और वहां पर अगर उनमें से एक साइड में समुद्र को रीफ से बाकी चीजों से भरकर कुछ करना भी चाहे तो बाकी 2 कॉर्नर बहुत ज्यादा दूर थे और वहां पर कुछ किया नहीं जा सकता था। अनन्या और अमन की बात सुनने के दौरान कार्तिक बहुत ध्यान से मैप को देख रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं इस छोटे आइलैंड को अकेले ही डेवलप करना चाहता हूँ। कार्तिक की ऐसी बात सुनकर अमन ने लगभग हैरान होते हुए, पजल्ड होते हुए उससे पूछा, क्या कार्तिक, आप इस आइलैंड पर क्या करना चाहते हैं? कार्तिक ने अमन के सवाल को इग्नोर करते हुए अनन्या से कहा, अनन्या, मैं तुम्हें लास्ट मिनट पर एक काम देना चाहता हूँ। इस जगह पर एक मैनर बनाने का प्लान कर रहा हूँ, तो तुम इस जगह के लिए मुझे एक अच्छा सा प्लान और डिजाइन करके दो। जैसे ही अनन्या ने कार्तिक की बात सुनी तो वो बार बार हैरानी से अपनी पलकें झुकाने लगी और उसके बाद उसने थोड़ा सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछा, मैनर? एक्चुअली अनन्या इतनी ज्यादा हैरान इसीलिए थी क्योंकि उसे भी अपनी डिजाइनिंग के काम में सबसे ज्यादा अच्छा मैनर को डिजाइन करना ही लगता है। इस तरह की जगह अक्सर सुपर रिच लोग ही रहते हैं और वही लोग अपने लिए इस तरह का स्पेशल घर तैयार करवाते हैं और इसे बनाने में काफी ज्यादा क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा वैकेंट लगता है और इस तरह की प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने में काफी ज्यादा हाई बजट लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ये, जिसमें किसी का भी बाहरी कोई दखल नहीं होता। और इस तरह का प्रोजेक्ट मिलने के बाद
डिजाइनर अपनी पूरी क्रिएशन के साथ फ्रीली अपने डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं होता कि क्लाइंट हमेशा डिजाइनर की ही सोच को फॉलो करे या उसके आइडिया को ही माने, पर कई बार डिजाइनर को क्लाइंट के आइडिया के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। खैर, अगर इन सारी बातों से बाहर निकलें तो हम देख सकते हैं कि कार्तिक का सजेशन सुनकर, ये प्लान सुनकर अनन्या काफी ज्यादा टेम्प्टेड हो गई थी। इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हुए, इतने सालों में डिजाइनिंग का काम करते हुए, आज तक कभी भी अनन्या को इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं मिला था। और पहली बार प्राइवेट मैनर बनाने का प्रोजेक्ट मिलने से कहीं ना कहीं अनन्या बहुत ज्यादा खुश थी और थोड़ा नर्वस भी। मैनर आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं और जो बनवाते हैं वो जरूरत से ज्यादा अमीर होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले एक पार्टी के दौरान हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि जुनैद के पास भी अपना एक मैनर है और वो भी इतना खूबसूरत है कि कार्तिक चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसा ही मैनर हो। दुनिया में अगर अब कहीं भी मैनर, ये महल देखने को मिले तो समझ जाना कि वो 1000 से 1500 साल पुराने तो जरूर है, क्योंकि पहले राजा महाराजा ही इस तरह के महल बनवाया करते थे और वहां रहते थे, साथ ही साथ बहुत ध्यान से इन्हें रखते भी थे। इसीलिए अगर आज हम लोग देखें तो बहुत सारे राजा और रानियों के महल हमें काफी अच्छी हालात में दिख जाते हैं। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने लगभग चौंकते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक, क्या आप सच में वहां पर एक महल बनवाना चाहते हैं? अमन की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, हाँ। कार्तिक ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि इस वक्त वो आसपास की जगह में सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और 70% शेयर होल्डर होने की वजह से कार्तिक चाहता था कि फ्यूचर में वो इस और ज्यादा ध्यान दे। और वो हमेशा अमन के ताजमहल 5 स्टार होटल में ही नहीं रुक सकता था, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। पर फिर भी कार्तिक चाहता था कि उसके पास रहने के लिए उसकी अपनी एक जगह यहाँ पर हो। ओरिजिनली अगर कार्तिक चाहे तो एक रेडीमेड प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद सकता है और ये उसके लिए काफी आसान भी होगा। पर अब लिटिल गोरिल्ला हर जगह कार्तिक को फॉलो कर रहा है। ऐसे में कार्तिक बिल्कुल भी ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहां आसपास में बहुत सारे लोग रहते हों। इस वक्त जिस शहर में कार्तिक रह रहा था वहां पर कुत्तों तक का आना मना था और ऐसे में इतना बड़ा जंगली जानवर कार्तिक के साथ छुप कर वहां रह रहा था। अगर ये बात किसी और को बाहर पता चली तो ना चाहते हुए भी कार्तिक और लिटिल गोरिल्ला दोनों की जिंदगी इससे ज्यादा इफेक्टेड होगी। इसीलिए कार्तिक चाहता था कि अगर आइलैंड के ऊपर उसके लिए अपना एक विला हो जहां वो आराम से रह सके और अपने लिटिल गोरिल्ला को भी रख सके। एक तो ये जगह इस वक्त कोई खास यूज नहीं आ रही थी और ऐसे में कार्तिक आराम से अपने लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा विला बनवा सकता था। और दूसरी बात यह भी है कि आइलैंड हाइजू से सिर्फ कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूरी पर था, चाहे फिर शिप से होकर वहां जाए या हेलीकॉप्टर से। कार्तिक आराम से ये दूरी तय कर सकता था और ऐसे में उसके काम में कोई देरी नहीं होगी। और इन सब में सबसे खास बात कार्तिक को ये लगी कि इस आइलैंड का ये टुकड़ा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के जितना पास था, बाकी सारे आइलैंड से उतना दूर भी था। ऐसे में कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और कार्तिक आराम से अपनी शांति को भी एंजॉय कर पाएगा। अनन्या इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसने खुश होते हुए कार्तिक से कहा, सर, मैंने इस जगह को बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट किया है। जब मैं वापस वैसे ही अपनी कंपनी में जाऊंगी ना, वहां पर जल्दी से इस जगह के लिए अच्छे से डिजाइन तैयार कर लूंगी और आपको उन्हें भेज दूंगी ताकि आप अपनी पसंद का डिजाइन चूज कर सके। अनन्या की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, हाँ ठीक है, वैसे मेरे पास इसके डिजाइन को लेकर ज्यादा कुछ कहने को है भी नहीं। तुम अपने हिसाब से बेस्ट डिजाइन बना सकती हो, जैसे कि तुम फाइनल डिजाइन बना लो, मुझे दिखा देना और उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन हम कर लेंगे। कार्तिक की बात सुनकर अनन्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और उसके बाद कुछ सोचते हुए कार्तिक से पूछा, सर, आपने इस मैनर के लिए बजट कितना रखा है? अगर किसी प्राइवेट आइलैंड पर कोई मैनर या विला बनाना है तो इसके लिए बजट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। अनन्या की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद उससे कहा, सबसे पहले तो हम लोगों को एक डैम बनाना होगा जिसका इस्तेमाल हम लोग मेरी 10,000 टन याट को
डॉक पर खड़ा करने के लिए यूज कर सके। और इसके साथ साथ हमें एयरपोर्ट और एयरफील्ड भी बनवाना पड़ेगा। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर और लार्ज प्राइवेट प्लेन भी है जिसे मैं वहां पार्क कर सकूं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि पूरा आइलैंड काफी बड़ा है, इसलिए कनेक्टिंग के लिए हम लोगों को वहां पर सड़कें भी बनवानी पड़ेंगी। अनन्या ने जैसे ही कार्तिक की ये बातें सुनी तो धीरे धीरे उसने अपनी दांतों तले जीभ दबा ली। कार्तिक ने अभी जब दो तीन नाम लिए थे उसी में कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जैसा कि कार्तिक ने उसे डॉग बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है तो इसके लिए ही कम से कम 10 मिलियन रुपीस लग जाएंगे, और इसके अलावा कनेक्टिंग रोड बनाने में भी लगभग 10 मिलियन लग जाएंगे, और इसके अलावा एक एयरपोर्ट बनाने में भी कम से कम 10 मिलियन रुपीस की जरूरत पड़ेगी। और कार्तिक यहीं पर नहीं रुका, उसने आगे कहा, और अगर मैं मेन बिल्डिंग की बात करूं तो उसके लिए मेरे पास कोई आइडिया है नहीं। तुम खुद कोई अच्छी डिजाइन मुझे सजेस्ट कर देना, और अगर बिल्डिंग ज्यादा बड़ी भी बनती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। कार्तिक की बातें सुनकर अनन्या लगभग कार्तिक के सामने अपने घुटने टेकने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक का ये कहने का क्या मतलब है कि बजट की चिंता मत करना। क्या वो कोई बहुत बड़ी डील करने वाला है? अगर कार्तिक अनन्या को उसके हिसाब से काम करने देता है और कोई रोक टोक नहीं करता है तो ये अनन्या के लिए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। वैसे तो अनन्या को कार्तिक की इस बात पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, पर फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने कार्तिक से कहा, सर आपको एक बार मुझे कम से कम अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड आइडिया तो बताना होगा। अनन्या को इस बात का डर था कि कहीं बहुत ज्यादा बड़ा डिजाइन बना दे और उसकी लागत ज्यादा आ जाने से कार्तिक इस डील को कैंसिल ना कर दे। अनन्या चाहती थी कि कार्तिक उससे पहले ही क्लियर कर दे ताकि बाद में रिजेक्ट होने पर उसे तो ज्यादा बुरा ना लगे। कार्तिक ने इस सवाल के जवाब पर थोड़ी देर सोचा और उसके बाद अनन्या से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कितना बजट कम से कम इसके लिए होना चाहिए? अनन्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, सर ये डिपेंड करता है कि आपको उस मैनर में क्या क्या चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको रेडीमेड मैनर को दिखा सकती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्या करने की सोच रहा है कार्तिक? क्या सच में कार्तिक रियल एस्टेट के बिजनेस में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनन्या के बनाए हुए उस ड्राफ्ट से कार्तिक काफी सेटिस्फाइड था, और अमन और जुनैद भी उस ड्राफ्ट से काफी खुश थे। तभी उनकी नजर उस आइलैंड के छोटे से टुकड़े पर पड़ी जहां पर कुछ भी बनाने के लिए प्लान नहीं किया गया था। ये देखकर कार्तिक और बाकी सबको काफी अजीब लगा, पर जब इसका कारण अनन्या ने उन लोगों को बताया तो उन लोगों को थोड़ा बुरा लगा। पर तभी कार्तिक ने कहा कि वो इस एरिया के ऊपर एक मैनर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि ये स्पेशली डिजाइन्ड हो। इसी तरह आगे बातें बढ़ती रही। वैसे तो अनन्या भी इस तरह का मैनर डिजाइन करना चाहती थी, क्योंकि इसमें एक डिजाइनर अपनी पूरी क्रिएटिविटी काम में ले सकता है। और जब से अनन्या इस प्रोफेशन में आई थी उसने कभी भी खुलकर अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं किया था। कार्तिक के कहने पर अनन्या ने अपना कंप्यूटर निकाला और उसमें से कुछ स्पेशल और फेमस मैनर को कार्तिक को दिखाने लगी और उनके बारे में एक्सप्लेन करने लगी। ये सब कुछ देखकर इतना बताया जा सकता था कि इनकी कॉस्ट कम से कम 10 बिलियन रुपीस तक आई होगी। इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज कार्तिक ने अभी अब वहां बनाने को कहा था उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट 15 मिलियन रुपीस तक आ सकती थी। ये सब कुछ देख ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या कार्तिक के लिए कोई प्राइवेट मैनर नहीं बल्कि एक प्राइवेट किंगडम बना रही हो। कार्तिक हमेशा से अपने लिए सब कुछ परफेक्ट चाहता था, और इसीलिए इस बार भी जब उसने खुद के लिए एक पर्सनल रेजिडेंस बनाने की सोची तो वो इस बार भी एक परफेक्ट घर अपने लिए चाहता था। हालांकि मित्तल परिवार के पास अपना एक रेजिडेंस था और उसमें कार्तिक का हिस्सा भी था, पर फिर भी कार्तिक वहां पर जाना नहीं चाहता था। हालांकि उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा था, ऐसे में अगर कार्तिक किसी भी तरह से अपने हक के लिए अपना हिस्सा लेने की बात करता तो हो सकता था कि इसके लिए बाकी वारिसों से उसको लड़ना पड़ता और इन सब में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा होता, जिससे कार्तिक अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सारी चीजों में निकाल देता।
और वैसे भी इन दिनों कार्तिक की सोच थोड़ी बदल गई थी। उसे अपने परिवार के पैसों में या उसकी प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद के पैसों से ही सब कुछ खरीदना चाहता था और अपनी ही एक दुनिया बनाकर उसमें खुश रहना चाहता था। अगर आम लोगों के नजरिए से देखें तो उन्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि कार्तिक के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और वो बहुत ज्यादा अमीर है। पर सच तो ये था कि इतने बड़े परिवार का वारिस होने की वजह से ये सब कुछ जो उसके पास था वो काफी नहीं था। हालांकि कार्तिक की अभी कोई खास ज्यादा उम्र हुई भी नहीं थी, इसीलिए उसे अपनी पावर, अपना पैसा कमाने का पूरा टाइम मिलने वाला था। इसीलिए वो आराम से इन सारी चीजों को करना चाहता था और अभी अभी उसने जो स्टेप उठाया था उसे देख लग रहा था जैसे उसने अपना असली नाम और पैसा कमाने की शुरुआत खुद से कर दी है। और अब कार्तिक के पास बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड और ताकतवर लोग हो गए थे जो कभी भी और कहीं भी उसकी मदद कर सकते थे। इसीलिए कार्तिक को लगता था कि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो शिवम जैसे बड़े परिवार का वारिस ही क्यों ना हो। कार्तिक कुछ और देर तक अनन्या से प्लान के बारे में डिस्कस करता रहा और उसके बाद उसे भेज दिया। तभी जुनैद ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, हालांकि हम लोगों ने ये बात कंफर्म कर दी है कि हम लोग उस समुद्री इलाके को भरकर वहां पर बिल्डिंग बनाएंगे और हमने काम भी शुरू कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतनी आसानी से स्पेशल शिप मिल जाएगी। जुनैद की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, शिप ढूंढना मुश्किल क्यों है? अगर हमारे इस बिजनेस लाइन में इस चीज की डिमांड है तो हम लोग जरूर इसे प्रोवाइड करवाएंगे। क्या हम लोगों ने अभी तक कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं किया है? कार्तिक का सवाल सुनकर जुनैद ने ना में अपना सिर हिला दिया और फिर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कार्तिक। असल में अगर हम लोगों को समुद्र को भरकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें स्पेशल डिगिंग बोट्स की जरूरत पड़ेगी और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कार्तिक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जुनैद क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने फिर से नासमझी में पूछा, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है जुनैद? जुनैद ने कार्तिक की पूरी बात बताते हुए कहा, 70% से भी ज्यादा मड बोट्स इस पूरी दुनिया में गर्ग परिवार के पास ही है और वो लोग शिप बिल्डर्स का ही काम करते हैं और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े शिप बिल्डर हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास इस तरह की कितनी बोट्स हैं, पर जितना मुझे पता है हमारी जितनी डिमांड है उतना वो लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जुनैद जिस मड बोट की बात कर रहा है उन्हें स्पेशली समुद्र को भरने में और वहां पर बिल्डिंग बनाने के काम में लिया जाता है। और अगर इसके हिसाब से हम नॉर्मल लेबर से इसका कंपैरिजन करें तो 1000 गुना से भी ज्यादा तेजी से काम करती है। जितना जुनैद जानता था इस तरह की बोट्स बेचने के लिए नहीं होती है, सिर्फ रेंट पर दी जाती हैं और इनका रेंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑफ कोर्स कार्तिक के लिए पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर दिक्कत ये थी कि इस पूरे देश में इस तरह की बोट्स का जो बिजनेस था उस पर गर्ग परिवार का पूरा एकाधिकार था और उन लोगों से कंपटीशन करने के लिए या मार्केट में प्राइस को अनस्टेबल करने के लिए ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स नहीं थे और ऐसी चीजों की डिमांड भी बहुत स्पेशल केसेस में ही होती है। फिलहाल गर्ग परिवार की जितनी भी बोट्स थी वो देश के बाहर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी और इस वक्त उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा फ्री बोट नहीं थी। जुनैद ने जब अपने आप में कैलकुलेशन की तो उसे पता चला कि उनकी बारी आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तभी कुछ सोचते हुए अमन ने कहा, हम लोगों को गर्ग परिवार की बोट्स क्यों काम में लेनी है? क्या ये बोट्स देश के बाहर कहीं और अवेलेबल नहीं है? हालांकि मैं जानता हूँ कि डिमांड के हिसाब से ये कम ही मिलती है, पर फिर भी मुझे ये तो मत कहना कि हम लोग इसे किराए पर नहीं ले सकते। अमन की बात सुनकर जुनैद ने हंसते हुए कहा, मैंने भी पहले इसके बारे में सोचा था, पर सच कहूँ तो फॉरेन में जो बोट्स हैं वो हमारी कंट्री की जैसी उतनी अच्छी नहीं है और ना सिर्फ उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी बल्कि एफिशिएंसी भी कम होगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। जुनैद की बात सुनकर अमन ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर लापरवाही से कहा, तो अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें? अमन की बात सुनकर सारे लोग सोच में डूब गए। तभी अचानक से इमरान कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर आ गया और आते ही बोला, एक रास्ता है। जैसे ही इमरान ने ये बात बोली कार्तिक ने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए उससे पूछा, इमरान इसमें तुम क्या कर सकते हो? इमरान ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, बॉस मैंने अभी अभी गर्ग फैमिली से कनेक्ट किया था। उन लोगों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में एक नई मड बोट पानी में जाने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस बोट के लिए कोई ऑर्डर भी नहीं आया।
ऐसे में हमारे लिए ये एक अच्छी खबर है। कार्तिक जब भी कोई काम इमरान को देता था, इमरान तो उसे हमेशा बहुत अच्छे से करता था और कभी भी कार्तिक को निराश नहीं होने देता था। उसने सिर्फ कार्तिक का बिजनेस सही तरीके से मैनेज ही नहीं किया था, बल्कि उसने बहुत बार कार्तिक की अलग अलग काम में मदद की थी। और अभी भी उसने कार्तिक के बोलने से पहले ही गर्ग परिवार से बात कर ली थी, और इसी वजह से उन सारे लोगों को इतनी अच्छी गुड न्यूज मिल पाई थी। इमरान की पूरी बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? मुझे लगता है कि हम सच में काफी लकी हैं। कार्तिक की बात सुनकर इमरान ने अपने दांत दिखाते हुए हंसते हुए कहा, बॉस, भले ही मैंने अभी अभी गर्ग परिवार से बात की हो और उन लोगों को हमारा पर्पस बताया हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने आराम से मानेंगे। ये सुनकर कार्तिक ने जल्दी से नासमझी में उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? कार्तिक का सवाल सुनकर इमरान ने जल्दी से कहा, गर्ग परिवार हमें वो बोट रेंट पर देने के लिए राजी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे रेंट भी नहीं बताया। ये सारी बातें सुनकर अमन ने उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? और ये गर्ग परिवार हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? जब उन लोगों को रेंट पर देना ही नहीं है तो वो लोग इसका बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? अमन का सवाल सुनकर इमरान ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, गर्ग फैमिली ने मुझसे कहा कि उनके पास बहुत सारे लोग इस बोर्ड को रेंट पर मांग रहे हैं, इसीलिए वो लोग इसकी बोली लगाएंगे और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसे ही रेंट पर देंगे। इमरान ने अभी अभी जो कहा था उस बात पर अमन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बिल्कुल शक की नजरों से देखते हुए सवाल करते हुए इमरान से पूछा, ये क्या बकवास है? उस गर्ग परिवार को क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं? वो लोग बोट को ऑक्शन करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? शायद गर्ग परिवार जानता था कि रेंट पर देने से अच्छा है कि वो लोग ऑक्शन करें, क्योंकि इसमें से उन लोगों को बहुत फायदा होगा और वैसे भी उन लोगों का कोई भी कॉम्पिटिटर बाजार में नहीं है। ऐसे में कस्टमर कहीं और जा ही नहीं सकता। और इन सबसे बड़ी बात, समुद्र को भरकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत दिन लगेंगे। ऐसे में रेंट से ही ये लोग इतना पैसा कमा लेंगे कि इन लोगों को शायद पूरे साल कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। कार्तिक ने कुछ देर तक सोचा और उसके बाद कहा, ठीक है, चलते हैं फिर ऑक्शन के अंदर। कब होने वाला है ये ऑक्शन? कार्तिक के पूछते ही इमरान ने जल्दी से कहा, बॉस, कल होगा। इस वक्त कार्तिक को भी लग रहा था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बिजनेस है और सेलर को पूरा हक है कि वो अपना सामान किसे बेचना चाहे और किसे नहीं। ये तो एक रिवाज ही था कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे ही वो सामान बेचेगा, और ना चाहते हुए भी कार्तिक को इस बोली का हिस्सा बनना पड़ेगा। आइलैंड वाला प्रोजेक्ट कार्तिक के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और कार्तिक किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट में देरी नहीं होने देना चाहता था। इस काम के लिए इन लोगों को प्रोफेशनल और स्पेशल शिप्स की जरूरत थी, और अगर कार्तिक मैन्युअली ये काम करता है और इस बात की परवाह भी ना करे कि किससे कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो भी इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इससे इन लोगों को वैसे ही बहुत नुकसान हो जाएगा। कार्तिक ने इस आइलैंड को खरीदने के लिए लगभग 100 बिलियन रुपीस लगाए हैं, तो ऑफ कोर्स वो चाहता है कि उसे उसके लगाए हुए पैसों का रिटर्न जल्दी जल्दी मिले। और सबसे बड़ी बात, रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे और वैल्यूएबल हैं। ऐसे में अगर सही टाइम पर उनका इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो हो सकता है कि वो बिना यूज किए ही वेस्ट हो जाएं। ऐसे में नेचर का दिया हुआ इतना खूबसूरत तोहफा कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? कार्तिक ने सोचा कि एक बार बस इस आइलैंड का डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली इस जगह पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और इस आइलैंड की खूबसूरती और इसके अद्भुत नज़ारे सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और इससे इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी कार्तिक ने फिर से कहा, ठीक है, फिर हम सब लोग वहां पर कल जाएंगे। वैसे इस ऑक्शन की लोकेशन क्या है? कार्तिक का सवाल सुनकर इमरान ने जल्दी से कार्तिक से कहा, गर्ग परिवार ईस्टर्न प्रोविंस में है और मैंने सुना है कि वहां पर बहुत सारे पावरफुल कस्टमर आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोगों को कल वहां जाना चाहिए। इमरान इस वक्त कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर ठीक से कह नहीं पा रहा था। हालांकि कार्तिक और बाकी दोनों इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। क्या करेगा अब कार्तिक? क्या वो इस ऑक्शन को जीत पाएगा? और कौन है ये गर्ग परिवार? चलिए जानते हैं इसके बारे में अगले एपिसोड में।
सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आइलैंड की खाली जगह को इस्तेमाल करने का प्लान तो बन गया था। अनन्या भी कार्तिक को कुछ डिजाइन दिखाकर उन पर काम करने लग गई थी। पर इन सब में एक दिक्कत ये थी कि जुनैद ने कार्तिक को बताया था कि समुद्र की मिट्टी भरने के लिए स्पेशल बोट चाहिए होती है। फिलहाल देश में ज्यादातर लोग इस तरह के काम करते नहीं है। फिलहाल देश में बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह का शायद काम करते होंगे, और मेजरली जिसके पास इसके कंस्ट्रक्शन का काम है वो है गर्ग परिवार। और पूरे शहर में उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और मोनोपोली है। तभी इमरान के जरिए कार्तिक को पता चला कि जल्दी ही गर्ग परिवार बहुत सारे क्लाइंट होने की वजह से ऑक्शन करेगा, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही वो नई मड बोट रेंट पर मिलेगी। इस सिचुएशन पर कार्तिक कुछ और कर भी नहीं सकता था सिवाय उस ऑक्शन में जाकर बोली लगाने के। और तभी इमरान ने इनडायरेक्टली कार्तिक और बाकी सबको बताया था कि वहां आने वाले सारे क्लाइंट बहुत ज्यादा अमीर हैं। जैसे ही कार्तिक, जुनैद और अमन ने ये बात सुनी तो उनके दिमाग में अलग अलग बात आने लगे। अगर बोली बहुत ज्यादा हाई हुई तो हो सकता है कि इन लोगों की कॉस्ट बढ़ जाए और इस वजह से बजट पर भी असर पड़े। कुछ सोचते हुए कार्तिक ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, अरे चलकर देखते हैं वहां पर किस तरह के लोग आए हुए हैं। सब लोगों को पता था कि आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों के पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है, और सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से नहीं होता है तो इससे लोगों को लॉस उठाना पड़ेगा। और अगर ज्यादा पैसा समुद्र में मिट्टी भरने में ही लगा देंगे तो बाकी प्रोजेक्ट करने में फंड को कम करना पड़ेगा। वैसे कार्तिक चाहता तो ज्यादा फंड लगा सकता था, पर वो जानता था कि इससे जुनैद और अमन का शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग लिमिटेड फंड ही लगा पा रहे हैं। इसीलिए कार्तिक ने ये आइडिया पहले ही ड्रॉप कर दिया था। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को कोई नुकसान हो, क्योंकि कार्तिक का अपने तीनों दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और इन सब ने ही अपने अपने बिहाफ पर अपनी लगभग जिंदगी भर की कमाई इस आइलैंड को खरीदने में लगा दी थी। वैसे भी इस आइलैंड को खरीदने का प्लान इन तीनों का ही था, और इन्हीं की वजह से कार्तिक को इस प्लान के बारे में पता चला था। ऐसे में अगर कार्तिक ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट का लेता भी है तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपने दिल में इस बात से नाराज होंगे। इसीलिए कार्तिक इस प्रॉफिट शेयर को मेंटेन करते हुए उस ऑक्शन में जाने का प्लान ज्यादा सही समझ रहा था। अगले दिन कार्तिक अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स और जुनैद और अमन के साथ उस ऑक्शन एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया। कियारा भी कार्तिक के साथ वहां आ रही थी, क्योंकि अगले कुछ दिन उसके पास शूटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए इस फ्री टाइम में वो कार्तिक के साथ उस ऑक्शन में चले गई। और वहीं जब लिटिल गोरिल्ला को ये बात पता चली कि कार्तिक कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा है तो वो भी कार्तिक के पीछे पीछे आने लगा। ये देख अमन और जुनैद को हंसी आ गई और कार्तिक ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी कार्तिक ने लिटिल गोरिल्ला का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लिटिल गोरिल्ला कार्तिक की बात मानना तो नहीं चाहता था, पर बहुत हद तक वो इस बात को समझता था कि कार्तिक किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है, इसीलिए उसे कार्तिक को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सोचकर लिटिल गोरिल्ला ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और वापस अपने वेयर हाउस में चला गया। कार्तिक ने लिटिल गोरिल्ला का ध्यान रखने की जिम्मेदारी विवान को दे दी थी, जिसे विवान ने तुरंत मान लिया था। गर्ग परिवार काफी नामी परिवार था, और इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के आसपास जितने भी देश थे उन सब में उसका काफी नाम था। इस परिवार का मेन बिजनेस ही शिप बिल्डिंग का था, और इनकी कई पुश्तें यही काम करती आ रही थी। बेसिकली गर्ग परिवार को किंग ऑफ शिप बिल्डिंग कहा जाता था। बाकी बड़े परिवारों से अलग गर्ग परिवार सिर्फ इसी काम पर फोकस कर रहा था, और पिछले 10 सालों से शिप बिल्डिंग के काम में लगा हुआ था। इतना पुराना बिजनेस होने की वजह से इन लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज और टेक्निक्स थी, और इतने बड़े परिवार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिगिंग बोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस वक्त गर्ग परिवार अपने हाईएस्ट पीक पर था, और शायद अब इससे ज्यादा आगे बढ़ना इस परिवार के लिए बहुत मुश्किल काम था। तभी कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंफॉर्मेशन को देखते हुए कहा, हालांकि ये लोग सिर्फ शिप बिल्डिंग के काम में ही अपना हाथ डालते हैं, पर फिर भी इनका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है। जरूर इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होगी,
मैंने सुना है कि ये लोग आजकल दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? कार्तिक और बाकी सारे लोग जब गर्ग परिवार के ऑक्शन एसोसिएशन में जा रहे थे, उससे पहले ही इमरान ने उस परिवार की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर कार्तिक को दे दी थी। कार्तिक का सवाल सुनकर इमरान ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हालांकि वो लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपना लक इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, पर फिर भी शिप बिल्डिंग का काम उनका सबसे मजबूत फाइनेंशियल पिलर है, जिसकी वजह से वो लोग आज तक 100 सालों से इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं और वो लोग इस काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भले ही वो लोग किसी भी दूसरे बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाए, लेकिन इस काम को उन लोगों ने इतना ज्यादा मोनोपोलाइज कर दिया है कि कोई और बिजनेसमैन इस फील्ड में उतरने से पहले 1000 बार सोचता है। कार्तिक ने इमरान की बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन लाकर दी है उसे हम ज्यादा एनालाइज तो नहीं कर पाएंगे और ना ही इस इन्फॉर्मेशन से हमें और ज्यादा कुछ इस परिवार के बारे में पता चल रहा है, पर फिर भी ऑक्शन में जाने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है। कार्तिक और इमरान की बात काफी देर से जुनैद सुन रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने तुरंत उन सब से बोला, मैंने सुना है कि इस ऑक्शन एसोसिएशन को रखने का उनका असली मकसद कुछ और ही है। सिर्फ एक बोट को बेचने के लिए वो लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद वो लोग अपने सारे क्लाइंट्स को अपने पास ही रखना चाहते हैं और उसके साथ बातचीत करके वो लोग दूसरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। जुनैद की बात सुनकर अमन ने कहा, क्या सच में? मुझे नहीं पता है कि ये लोग किस डायरेक्शन में अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, पर अगर ये लोग चाहें तो हम उनसे बात करके हमारे आइलैंड के ऊपर रिक्रूटमेंट का काम उन्हें दे सकते हैं। अमन की बात सुनकर कार्तिक ने भी सहमत होते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बात ठीक लग रही है। फ्यूचर में हमारे आइलैंड पर यॉच की कोई कमी नहीं होगी। भले ही गर्ग परिवार शिप बिल्डिंग का काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास उनसे कोऑपरेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तभी इमरान ने कहा, हाँ, मुझे भी ये बात ठीक लग रही है बॉस। हम उस परिवार को हमारे आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो लोग इस काम को करने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और हो सकता है कि इस बात की वजह से हम लोगों को मड बोट्स आसानी से मिल जाए। वैसे तो आइलैंड का सारा डेवलपमेंट कार्तिक और उसके साथ ही मिलकर भी करेंगे, पर फिर भी फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए उन लोगों को बाहर से ही लोग हायर करने पड़ेंगे। और वैसे भी वो सारे लोग अपना सारा कमाया हुआ पैसा सिर्फ डिविडेंड के तौर पर ही नहीं लेने वाले थे, बल्कि कुछ पैसों का तो वो लोग आगे के डेवलपमेंट के लिए बचा कर रखना चाहते थे। कार्तिक चाहता था कि उस आइलैंड के ऊपर आगे चलकर और भी बहुत सारी चीजें हों, जैसे अम्यूजमेंट पार्क, हेल्थ, स्पा एंड अदर सर्विसेज, ताकि लोग एक लग्जरी लाइफ का एहसास ले सके। कार्तिक जानता था कि ये सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकता है और इसके लिए उसने अपने बाकी साथियों की मदद जरूर लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ बाहर से भी लोगों को इस प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। जल्दी ही वो लोग ईस्टर्न प्रोविंस के असम स्टेट में पहुंच गए और वहां जाकर अपनी शिप को उन लोगों ने वहीं समुद्र के तट पर पार्क कर दिया और जल्दी से ऑक्शन एसोसिएशन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। तभी कार्तिक ने देखा कि वहां पर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। शायद ये सारी गाड़ियां इन लोगों को एग्जैक्ट ऑक्शन लोकेशन की ओर ले जाने के लिए थी। ये सब कुछ देखकर अमन ने हंसते हुए कहा, हा हा, लगता है गर्ग परिवार का एटीट्यूड इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। इन लोगों ने हमारे स्वागत के काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। कार्तिक इस वक्त अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। कार्तिक बहुत ध्यान से वहां एक एक चीजों को देख रहा था। इस वक्त कार्तिक को एहसास हो गया था कि हो ना हो ये गर्ग परिवार उनकी सोच से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। शायद ऑर्डिनरी लोग तो यहाँ पर आते भी नहीं होंगे। ऑफ कोर्स सिर्फ कार्तिक ही नहीं था जिसे इतने अच्छे से वेलकम किया जा रहा था, बल्कि वहां पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने आए थे उन सब का वेलकम इसी तरह से हो रहा था। जैसे ही वो सारे लोग ऑक्शन एसोसिएशन के रियल लोकेशन के ऊपर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी रुकते ही एक गार्ड उनके पास आया और उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। इस वक्त दरवाजा खुलते ही तीनों दोस्त एक साथ गाड़ी से उतरे और अपना कोट का बटन लगाते हुए चारों तरफ आराम से देखने लगे। तभी गार्ड के पीछे पीछे एक और आदमी वहां पर उनका वेलकम करने के लिए आया और उसके बाद कार्तिक और बाकी सबसे कंफर्म करते हुए बहुत ही इज्जत के साथ बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग कार्तिक, जुनैद और आप अमन हैं। मैंने सही कहा ना? ओ, मैं तो भूल ही गया, मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना था। मैं गर्ग फैमिली का मैनेजर हूँ, मेरा नाम निशांत है।
मुझे ही आप सभी को रिसीव करने और डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम सौंपा गया है। कार्तिक ने एक नजर उस मैनेजर की तरफ देखा और उसके बाद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोला, यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया मैनेजर निशांत। शायद आप काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। निशांत ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। और वैसे भी आप गर्ग परिवार के लिए काफी अजीज मेहमान हैं। ऐसे में भला मैं आपको इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर मैनेजर निशांत ने अपना हाथ डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा दिया और उन सबको अमन, जुनैद और कियारा के साथ उस ऑक्शन एसोसिएशन में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़ा था। जैसे ही उसे गर्ग परिवार का ग्रैंड वेलकम दिखा तो कार्तिक काफी इम्प्रेस हो गया। गर्ग परिवार ने इस बार उन सारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ियां भेजी हुई थी और साथ ही साथ अपने सबसे खास आदमियों को उनका वेलकम करने के लिए भेजा था। ये सब कुछ देख कार्तिक जितना हैरान था उतना ही जुनैद भी था, क्योंकि जुनैद जितना इन सारे लोगों के बारे में जानता था वो समझ गया था कि ये गर्ग परिवार अपने प्रॉफिट के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। रास्ते में जब कार्तिक और बाकी सारे लोग गाड़ी से आ रहे थे तब उस वक्त उन लोगों ने देखा कि समुद्र के किनारे बहुत सारी शिप्स खड़ी हुई हैं और वहां पर एक काफी बड़ा शिप यार्ड बना हुआ है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को ऑर्डर की कोई कमी नहीं है और डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो लोग जितना चाहे उतना पैसा अपने कस्टमर्स से ले सकते हैं। कार्तिक ये सब कुछ देख काफी हैरान था कि इस फील्ड में भी कोई इतना नामी इंसान था जिनका बिजनेस इस वक्त काफी ऊंचाई पर था। वैसे देखा जाए तो गर्ग परिवार इस पूरे देश में एक लीडिंग बिजनेस कंपनी चला रहा था और उनका बिजनेस काफी ऊंचाइयों पर जा रहा था। इसलिए जितने भी छोटे कंपनी और उनके मैनेजर थे वो सब लोग इन्हीं के लिए काम करते थे। कार्तिक ने बाहर का नजारा देखते हुए अपने दिमाग में ही कुछ कैलकुलेशन करते हुए कहा कि भले ही आज ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें जितने भी लोग हैं वो सब अपनी ही फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, पर देखा जाए तो पिछले 100 सालों से ये कंपनी चल रही है और इस कंपनी में टाइम टाइम पर बहुत सारे मेंबर्स बढ़े हैं और इस वजह से उनका ऑपरेशन मैनेजमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये बात सच है कि ये कंपनी हर साल बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रही थी और हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, पर इंटरनली कहीं ना कहीं ये कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, जिसका अंदाजा कार्तिक ने पहले ही लगा लिया था क्योंकि उसने इमरान से कहकर कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन भी निकाली थी। वैसे तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतने बड़े परिवार और इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर सच तो यही था कि हर साल इन लोगों को प्रॉफिट होता जरूर था। वो सारा प्रॉफिट ज्यादातर मैनेजमेंट के पास ही चला जाता था और मैनेजमेंट के लोग भी ज्यादातर इसी फैमिली से थे। इसीलिए भले ही घर का पैसा घर में ही रहा हो पर हर कोई अपना हिस्सा संभाल कर रखता था और अपने हिस्से के ऊपर किसी को भी दूसरे की नजर बर्दाश्त नहीं थी। जैसे इस वक्त कार्तिक और अमन के साथ हो रहा था वैसे ही शायद कहीं ना कहीं इस परिवार के अंदर भी यही सब कुछ चल रहा था। फैमिली बिजनेस में हमेशा यही होता है और तकरार होना तो बहुत आम बात है। सारा पैसा मैनेजमेंट के पास जाने की वजह से इस कंपनी में इस वक्त अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारा डिविडेंड बट जाता था और इन लोगों के पास बहुत ही कम पैसा बचता था जो एक कंपनी में रहकर उसे डेवलपमेंट में लगाते थे। सब लोग जानते थे कि सबकी जरूरतें हैं, इसीलिए वो लोग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने की सोच रहे थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज ये ऑक्शन भी रखा गया था। ये सारी सिचुएशन देखकर गर्ग परिवार ने सोचा कि क्यों ना ऑक्शन एसोसिएशन का फायदा उठाकर एक नया बिजनेस खड़ा कर लिया जाए या उनके कुछ सदस्यों को इस बिजनेस की तरफ मोड़ दिया जाए, जिससे शिपयार्ड के बिजनेस के ऊपर दबाव कम हो जाए और ये लोग ज्यादा प्रॉफिट बचाकर अपनी कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। कार्तिक भी ऑलमोस्ट इस सिचुएशन को समझ रहा था और कहीं ना कहीं उसके लिए भी इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ था। कार्तिक किसी भी हाल में अपने बिजनेस को इस मैनेजमेंट ट्रैप में बिल्कुल फंसने नहीं दे सकता है, चाहे गर्ग परिवार कितना ही जोर क्यों न लगा ले। कार्तिक के दिमाग में ज्यादातर ये सारी बातें चल रही थी, तभी उसका ध्यान गया कि वो लोग गर्ग परिवार के मैनर में एंटर कर चुके हैं। जैसे ही कार्तिक अंदर गया तभी कार्तिक की नजर पड़ी सामने ही गर्ग परिवार के सबसे बड़े आदमी और मुखिया वही साइड में एक किताब लिए हुए खड़े हुए हैं। उनके सामने ही एक फ्लोर सीलिंग विंडो लगी हुई थी जिससे वो मैनर में आते हुए सारे गेस्ट को देख रहे थे।
तभी दयाराम गर्ग से उनके असिस्टेंट ने आते हुए पूछा, बॉस लगभग सारे गेस्ट अंदर आ चुके हैं, क्या आप सबको ज्वाइन करना चाहेंगे और बैंकेट हॉल में जाएंगे? तभी दयाराम ने कहा, हाँ मैं बाहर ही आ रहा हूँ, हम लोग अपने मेहमानों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। तभी उनके असिस्टेंट ने बहुत ही परेशान होते हुए दयाराम जी से पूछा, बॉस मैम अभी बहुत ज्यादा नाटक कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? ये सुनते ही दयाराम जी के चेहरे पर अचानक से गुस्सा दिखने लगा। उन्होंने लगभग अपनी आवाज को कड़क और तेज करते हुए कहा, तुम कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने बॉस को किस तरह से टेंशन फ्री रखा जाए? तुम्हें बस इतना पता है कि पूरे दिन कैसे अपने खेल खेलने हैं, इससे ज्यादा तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। दयाराम जी पूरी तरह से इस वक्त गुस्से में थे और अपने आप को निस्सहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी उनकी कोई बात नहीं मानती थी। असल में मड बोट्स को रेंट पर देना इस ऑक्शन एसोसिएशन का दूसरा काम था। इन सब लोगों का मेन पर्पस असल में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना था, और यही दयाराम जी का असली प्लान था। शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि वो अंदर ही अंदर ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। दयाराम जी की बेटी ईशानी आज पूरी 25 साल की हो गई है, और इस एज में भी आकर उसे अपनी शादी की चिंता है नहीं। दयाराम जी उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। इन सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार नहीं मानती। फिर भी पिछले कुछ दिनों में गर्ग परिवार का बिजनेस बहुत सारे क्राइसिस झेल कर आया था। ऐसे में दयाराम जी ने सोचा कि अगर उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाती है तो ऐसे में उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उनका बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा। आफ्टर ऑल कोई सिंपल बिजनेस डील करने से उनके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। ऐसे में अगर वो लोग अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में कर देते हैं तो रिश्तेदारी की वजह से उनकी सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं बल्कि बाकी दिक्कतें भी खत्म हो सकती हैं, और वो अपने नए बिजनेस वेंचर्स को खोल सकते हैं। हालांकि दयाराम ये जानते थे कि बातें करना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल उनके लिए अपनी बेटी को मनाना है। एक तो गर्ग परिवार पूरे देश में सबसे बड़ा परिवार था, और ऊपर से उनकी बराबरी का या उनके बराबर स्टेटस रखने वाला परिवार भी इस देश में कम ही थे। और अगर कुछ परिवार थे तो उन लोगों की शादी पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए आज इस फंक्शन में जितने भी लोग आए थे उन सारे लोगों में से बहुत ही कम ऐसे थे जिनकी उम्र उनकी बेटी के आसपास थी, और वो गर्ग परिवार के स्टेटस को भी मैच कर रहे हों। जनरली अगर इस बात को देखा जाए तो आजकल ज्यादातर बच्चे, खास करके अमीर परिवारों के, जल्दी ही शादी कर लेते हैं क्योंकि उनके परिवार में बड़ों की सबसे बड़ी टेंशन अपने बच्चों की शादी को लेकर ही होती है, या सच कहें कि अपने बिजनेस को लेकर होती है। इन लोगों को लगता है कि इनके बच्चे इन लोगों की सबसे कीमती प्रॉपर्टी है, जिन्हें ये लोग कभी भी सेल आउट करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं था कि दयाराम जी ने अपनी बेटी की परवरिश ठीक से ना की हो। उन्होंने हमेशा ईशानी को बड़े लाड़ प्यार से रखा था, पर वो नहीं चाहते थे कि ईशानी कभी भी प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर उनकी सारी प्लानिंग खराब कर दे और किसी भी लड़के से शादी कर ले। हर पिता अपनी बेटी के बारे में सबसे बेस्ट यही चाहता है, पर अक्सर गलती कर जाते हैं कि बेटी को जो बेस्ट चाहिए उससे ज्यादा जरूरी उनके लिए बेस्ट होना चाहिए, ये भी सोचते हैं, वरना ये लोग अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। दयाराम जी और ईशानी की भी यही कहानी थी। इसीलिए ईशानी को अभी तक कोई पसंद नहीं आया, पर दयाराम जी नहीं चाहते थे कि उसे कभी भी इन सारी चीजों का बुखार चढ़े। इस बार दयाराम जी ने जिन जिन लोगों को बुलाया है वो सारे लोग बहुत ज्यादा ताकतवर परिवार से हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों को खुद दयाराम जी ने पर्सनली इनवाइट किया है। इस वक्त दयाराम जी को सब कुछ अपने हिसाब से होते हुए दिखाई दे रहा था, पर फिर भी उन्हें बस इतनी ही चिंता थी कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उनकी बेटी ईशानी उनकी कोई बात नहीं मानती। शादी के लिए तो साफ साफ मना कर देती है, और अब तो उसने हद कर दी है।
उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। यहाँ तक कि अपने पिता की एक बात भी उसने नहीं सुनी। दयाराम जी को और कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, इसीलिए उन्होंने ऑक्शन को रख लिया ताकि वो ईशानी को यहाँ पर आए हुए सारे अमीर लड़कों से मिलवा सके। दयाराम जी देखना चाहते थे कि क्या इस पूरे ऑक्शन में ऐसा कोई लड़का है जो उनकी बेटी के दिल को जीत सके। दयाराम जी ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी उनके असिस्टेंट ने कहा, बॉस मैं मैडम को संभाल लूंगा, आप पहले बाहर हॉल में चले जाइए और सारे गेस्ट से मिलिए। उन सब लोगों को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं रहेगा। दयाराम जी ने कुछ सोचते हुए पूछा, ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, पर मैंने सुना है कि खान परिवार का बेटा जुनैद और गुप्ता परिवार का बेटा अमन भी यहाँ आया है। असिस्टेंट ने तुरंत जल्दी से कहा, यस बॉस, मिस्टर जुनैद और मिस्टर अमन पर्सनली यहाँ आए हैं, पर उन लोगों को देखकर लगता है कि उन लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो लोग यहाँ पर सिर्फ रेंटल ऑक्शन के लिए ही आए हैं। अपने असिस्टेंट की बात दयाराम जी को थोड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से पूछा कि ये काफी अजीब बात है, ये दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर भी ये दोनों ऑक्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने की वजह से दयाराम जी हर छोटी छोटी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसी बहुत सी बातें होती थी जिनके बारे में उन्हें कोई खबर नहीं होती थी, इसीलिए उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अमन और जुनैद यहाँ पर किस वजह से आए हैं और उन्हें उनसे क्या काम है। दयाराम जी को तो नहीं पता था, पर उनके असिस्टेंट को थोड़ा बहुत पता था, इसीलिए अपने बॉस का सवाल सुनकर उसने जल्दी से कहा, वो दोनों अकेले नहीं आए, उनके साथ एक और बड़े परिवार का वारिस आया है जिसका नाम कार्तिक है। वो तीनों यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अभी अभी इन तीनों ने पार्टनरशिप में एक आइलैंड खरीदा है और उसे ये डेवलप करना चाहते हैं। मुझे जितना पता है कि ये लोग शायद समुद्र को भरकर वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे ही दयाराम जी ने ये बात सुनी तो वो एकदम से चौंक गए और उन्होंने थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहा, वाओ, सच अ बिग इन्वेस्टमेंट, लगता है ये यंग मैन कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है। दयाराम जी को इस बात की हैरानी नहीं थी कि इन तीनों ने मिलकर कोई आइलैंड खरीदा है, बल्कि इस बात की हैरानी थी कि इतनी कम उम्र में इन तीनों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर लिया है और वो भी बिना किसी की मदद लिए हुए। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस ऑक्शन एसोसिएशन की बैंकेट पार्टी में, और क्या ईशानी को सच में कोई पसंद आएगा? सुनते रहिए जानने के लिए जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। असल में दयाराम जी ने यहाँ पर सभी लोगों को ऑक्शन एसोसिएशन का नाम लेकर इसीलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वो अपनी बेटी ईशानी के लिए एक अच्छा और अमीर जीवन साथी चाहते थे। पर बाहर आए हुए सारे लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग कोई ऑक्शन में ही आए हैं। किसी को भी इस बात का 1% भी आइडिया नहीं था। वहीं जाते जाते दयाराम जी की नजर जुनैद और अमन पर पड़ी और उन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान हो गए। तभी उनके असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि वो दोनों यहाँ पर किस वजह से आए हैं। ये जानने के बाद उन्हें काफी हैरानी हुई। तभी उनके असिस्टेंट ने उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं बॉस, आपको तो पता ही है कि खान परिवार और गुप्ता परिवार के बीच कितना अच्छा रिश्ता है, इसी वजह से उनके दोनों बेटों के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता है। ऐसे में उन दोनों का साथ देखना या साथ काम करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इतना कहकर असिस्टेंट चुप हो गया। अपने असिस्टेंट को अपनी बात पूरी ना करता हुआ देख दयाराम जी ने आंखों से इशारा करते हुए अपनी बात पूरी करने के लिए कहा, जिस पर उस असिस्टेंट ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इन दोनों का यहाँ साथ आना तो ठीक है, लेकिन इनके साथ एक और आदमी यहाँ आया है जिसका नाम कार्तिक है और वो भी उनके साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ये काफी अजीब बात है और इन सब में भी सबसे ज्यादा अजीब ये है कि इस कार्तिक की आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है। जैसे ही दयाराम जी ने अपने असिस्टेंट की बात सुनी तो उन्होंने बहुत ही धीरे से कार्तिक का नाम दोहराया, कार्तिक मित्तल। और इतना कहकर एकदम से उनकी आंखें छोटी हो गई और पूरी बॉडी और भी ज्यादा कसी हुई और गुस्से में नजर आने लगी। शुरू में दयाराम जी को कार्तिक का नाम काफी जाना पहचाना लग रहा था। उसके बाद उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि ये कार्तिक इतने बड़े खान परिवार और गुप्ता परिवार के साथ काम कर रहा है।
और वो भी इतने बड़े सुपर लार्जेस्ट आइलैंड को डेवलप करने का काम, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। और उसके बाद उन्होंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए अपने असिस्टेंट की बात को फिर से अपने मन में दोहराया। अभी असिस्टेंट ने कहा कि कार्तिक इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, और इसका मतलब कहीं ये वही तो नहीं। इतना कहकर एकदम से दयाराम जी चुप हो गए और उनका चेहरा काफी ठंडा दिखाई पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक दयाराम जी की भेजी हुई लग्जरी गाड़ी से उनके आलीशान महल में आ पहुंचा था, जहां पर पहले से ही बहुत सारे गेस्ट थे। वहां की चकाचौंध देख कार्तिक को काफी हैरानी हुई थी। उसने क्यूरियस होते हुए कहा, काफी अजीब बात है, ये सिर्फ एक मड बोट को रेंट पे देने के लिए ऑक्शन कर रहे हैं या फिर क्या सच में यहाँ पर इतने सारे बड़े लोगों को आने की जरूरत? कार्तिक का सवाल सुनकर अमन ने भी हैरानी से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और उसके बाद थोड़ा नासमझी से बोला, हाँ हो सकता है कि बहुत सारे लोग समुंदर को भरकर वहां पर बिल्डिंग बनाने का सोच रहे हो और उन लोगों को मड बोट की जरूरत हो। वैसे तो कार्तिक भी जानता था कि ये काफी स्पेशल कंस्ट्रक्शन शिप है, और इस तरह की शिप इंडिया में बहुत कम मिलती है, और डिमांड के हिसाब से इनकी सप्लाई भी बहुत ही कम है। शायद हो सकता है कि इसी वजह से इतने सारे लोगों ने यहाँ पर इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया हो। अंदर जाने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर उतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है जितना वो यहाँ आने से पहले सोच रहे थे। अभी तक कार्तिक और बाकी सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये रेंट और ये शिप ऑक्शन का पर्पस तो सिर्फ दिखावा है। असल में यहाँ पर गर्ग परिवार अपनी बेटी के लिए कोई अमीर ज्यादा ढूंढ रहा है। और ये बात भी सच थी कि यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोग बोट को रेंट पर लेने के लिए नहीं आए थे। कुछ हद तक ये बात गर्ग परिवार ने खुद ही लीक कर दी थी कि उन लोगों को अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे परिवार यहाँ आए हुए थे जो शायद गर्ग परिवार के जितने अमीर तो नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों ने दयाराम जी की बेटी ईशानी से शादी करने का प्रस्ताव उन्हें दे दिया था, और आज इसीलिए लोग यहाँ उनसे मिलने आए थे। ये बात बताने की तो शायद जरूरत है ही नहीं कि गर्ग परिवार की ताकत क्या है, उनका इतिहास कितना सुदृढ़ और मजबूत रहा है, और आज भी सबकी नजरों में उनकी इज्जत और ताकत बहुत ज्यादा है। दयाराम जी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी वो कब तक अपनी बेटी की वजह से अपने लिए एक अच्छा दामाद ढूंढने से खुद को रोक सकते थे। यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग आए थे वो भी अमीरों की दो कैटेगरीज में बटे हुए थे, और ऐसे में बड़े परिवार के वारिस और अमीर लोगों की नजरों में ये छोटे अमीर लोग सिर्फ लूजर थे और कुछ नहीं। हालांकि यहाँ आए हुए कम अमीर लोगों ने भी इस बात को पहले ही समझ लिया था कि गर्ग परिवार सबसे पहले अपने बराबरी या उससे अमीर परिवार को ही महत्व देगा। पर फिर भी वो ये सब लोग अपने मन में उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद दयाराम जी की बेटी ईशानी उनमें से किसी को पसंद कर ले। वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक और बाकी दोनों मास्टर्स अंदर आए तो तुरंत सारे लोगों ने अपना ध्यान उनकी तरफ कर दिया। इस वक्त सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। इसका कारण ये नहीं था कि कार्तिक या बाकी दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे होंगे, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पीछे खड़ी हुई मैगी और कियारा, वो दोनों देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। ये सब कुछ देखकर मैगी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो जहां भी जाती थी अक्सर उसे यही रिएक्शन देखने को मिलता था, और इसी वजह से अब उसे इन सब की आदत हो गई थी, और इन सब बातों पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देती थी। वहीं कियारा, उसने आज वेस्टर्न वियर पहना हुआ था और उसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी तो सारे लोग उसे भी देखकर काफी अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को एक साथ देखकर वहां खड़ी हुई बाकी लड़कियां काफी जलन महसूस करने लगी थी। इन दोनों के यहाँ आने से सभी को ऐसा लग रहा था जैसे काली अंधेरी रात में एक पूरा चांद खूबसूरती से चमक रहा हो, और उसकी रोशनी की वजह से सड़क पर जल रही लाइटों को कोई भी तवज्जो नहीं मिल रही हो।
इस ऑक्शन में आने वाले ज्यादातर लोग यंग थे और उन सब का पर्पस यहाँ पर गर्ग परिवार की बेटी से शादी करना था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गर्ग परिवार की सबसे बड़ी बेटी ईशानी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पर मैगी और कियारा के सामने तो इन लोगों को ईशानी भी फीकी लग रही थी, क्योंकि ये लोग जहां भी जाती थी इनका ऑरा अलग ही होता था। और अभी तक दयाराम जी बहुत ही चहकते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पर जब उन्होंने नजारा देखा तो उनका मुंह एकदम से बंद हो गया। वो अपने मन में सोचने लगे, अमन और जुनैद अपने साथ इतनी खूबसूरत लड़कियों को कैसे लेकर आ सकते हैं? ऐसे तो मेरे दोनों सारे प्लान्स खराब कर देंगे और फिर मेरी बेटी को तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस वक्त हॉल में जितनी भी आंखें थी वो इन दोनों लड़कियों पर ही टिकी हुई थी, और यहाँ तक कि दयाराम जी खुद ही मन इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर इन पर मोहित हो रहे थे। पर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाला और इसके बाद अपने कपड़ों को ठीक किया और अपने चेहरे पर एक शांत और बनावटी मुस्कान बिखेर ली। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कार्तिक के सामने जाकर खड़े हो गए और बहुत ही इज्जत के साथ कहा, मिस्टर कार्तिक, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं इस गर्ग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरा नाम दयाराम गर्ग है। जैसे ही कार्तिक ने दयाराम जी के मुंह से अपना नाम सुना वो हैरान हो गया। उसने क्यूरियस होते हुए दयाराम जी से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? जब से कार्तिक अपने घर को छोड़कर आया था उसके बाद से वो अपनी पहचान छुपाकर ही रह रहा था और बहुत ही सीक्रेट तौर पर कुछ ही लोगों को उसके बारे में पता था, और अब शायद ही कोई उसकी असली पहचान जानता हो। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पहली ही मुलाकात में गर्ग परिवार उसे पहचान लेगा, और अभी तक तो कार्तिक ने कुछ ऐसा किया भी नहीं था जिससे इम्प्रेस होकर दयाराम जी उससे इतने प्यार से बात करते। तभी दयाराम जी ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, हमें लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं। भला मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगा? पास्ट में आपके पिता ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया था। कार्तिक कहीं ना कहीं कम या ज्यादा इतना समझ गया था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा था कि शायद ये आदमी उसके पिता का कोई पुराना दोस्त होगा। शायद इसलिए इस आदमी ने मुझे पहचान लिया और ये कोई बड़ी बात नहीं। असल में दयाराम जी ने भी बचपन में कई बार कार्तिक को देखा था। हालांकि भले ही कार्तिक ने उनके ऊपर कोई अपनी खास छाप नहीं छोड़ी थी, पर फिर भी दयाराम जी कार्तिक को ना पहचानने की गलती कैसे कर सकते थे? वैसे एक अंदर की बात यह थी कि कार्तिक के पापा की डेथ हो गई थी और उस वक्त दयाराम जी ने सोचा कि शायद अब वो कभी भी मित्तल परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी उन्हें मौका मिलेगा, वो भी उन्हीं के बेटे कार्तिक की वजह से। दयाराम जी के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया और उन्हें अपने लिए एक अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही थी। दयाराम जी ये बातें सोच ही रहे थे, तभी कार्तिक ने उनसे बहुत ही शांति से कहा, मिस्टर गर्ग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पहचान को सीक्रेट ही रखेंगे। प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा और ना ही किसी को पता लगने दीजिएगा। कार्तिक की बात सुनकर दयाराम जी ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ मिस्टर कार्तिक, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। असल में कार्तिक और दयाराम जी के बीच में जो बातें हुई थी हॉल में किसी ने भी उसे सुना नहीं था, क्योंकि ये दोनों बहुत धीरे बातचीत कर रहे थे। हालांकि वहां पर खड़े हुए बहुत सारे लोग ये देख हैरान थे कि दयाराम जी खुद ही एक यंग लड़के को इतनी अहमियत दे रहे हैं और उससे बहुत ही तमीज से पेश आ रहे हैं। ये सब कुछ देखकर वहां खड़े हुए लोगों ने अजीब अजीब से सवाल एक दूसरे से करने शुरू कर दिए। तभी किसी ने पूछा, कौन है ये यंग मैन? और दयाराम जी खुद उसे यहाँ आकर वेलकम कर रहे हैं, साथ ही साथ उसे इतनी ज्यादा इज्जत भी दे रहे हैं। तभी उसके बगल में खड़े हुए आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, पर उसके बगल में खड़े हुए उन दोनों दोस्तों को जानता हूँ। एक है गुप्ता परिवार का वारिस अमन गुप्ता और दूसरा है जुनैद खान। इन दोनों का ही बैकग्राउंड और स्टेटस काफी बड़ा है। तभी उन दोनों के बगल में तीसरे आदमी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों को भी लगता है कि दयाराम जी ने पहले ही किसी कैंडिडेट को पसंद कर लिया है? अब मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने सामने खड़े हुए इस आदमी को अपनी बेटी ईशानी के लिए पसंद कर लिया है? ये बात सुनते ही वहां खड़े एक आदमी ने कहा,
क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? क्या तुमने कभी किसी ससुर को अपने दामाद को इतनी इज्जत देते हुए देखा है? कार्तिक, अमन और जुनैद के यहाँ आने की वजह से वहां खड़े हुए बाकी सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन सब लोगों को बस इस मिस्टीरियस मैन के बारे में जानना था। और ये भी कि दयाराम जी खुद कार्तिक को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग तो जो मन में आ रहा था वही अंदाजा लगाए जा रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस ऑक्शन में? क्या दयाराम जी सच में अपनी बेटी ईशानी का हाथ कार्तिक के हाथ में देने के बारे में सोच रहे हैं? और क्या होगा इस बात पर कार्तिक का जवाब? चलिए जानते हैं अजीब स्वयंवर और लड़के देखने की कहानी को और अच्छे से अगले एपिसोड में। सुनते रहिए जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दयाराम जी को जैसे ही पता चला कि कार्तिक भी उसी ऑक्शन में आया हुआ है तो उन्हें पहले हैरानी हुई और उसके बाद उन्हें याद आया कि कार्तिक को तो वो काफी अच्छे से जानते हैं। यही सोचकर वो जल्दी से नीचे कार्तिक का वेलकम करने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक और बाकी सारे दोस्त अंदर आए तो पूरे हॉल में सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे, या कहें कि उन्हें नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ी लड़कियों को देख रहे थे। कार्तिक को पता चला कि दयाराम जी उसके पापा के पुराने दोस्त हैं और वो जानते हैं कि कार्तिक मित्तल परिवार का वारिस है। तो कार्तिक ने उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा, जिसे दयाराम जी मान गए। और वहीं दूसरी तरफ खड़े हुए बाकी लोग कार्तिक और दयाराम जी को आपस में इतने बातें करते हुए देखकर काफी हैरान थे और अलग अलग तरह से अंदाजा लगाने लगे। असल में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोग थोड़े कम अमीर थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अमन और जुनैद के जूतों की बराबरी तक नहीं कर सकते थे। और अब तो कार्तिक भी वहां पर आ गया था। ये सब देखकर उन लोगों को लग रहा था कि शायद आज उनका दिन नहीं है। यहाँ खड़े हुए सारे लोग सोचने लगे कि शायद वो लोग सच में कार्तिक और बाकी सबकी बराबरी नहीं कर पाएंगे और ईशानी से शादी करने का ख्वाब तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। उनके लिए अच्छा होगा अगर वो खुद अपनी हार मान ले और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बाद में शायद उन्हें ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी वहां खड़े हुए एक आदमी ने कहा, जरूरत नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि गर्ग परिवार अपने से किसी ज्यादा ताकतवर परिवार को ढूंढ रहा हो, जिससे वो लोग अपनी बेटी की शादी उनसे करवा सके। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद ही ऐसा कोई हो जो गर्ग परिवार से ज्यादा ताकतवर हो। और यहाँ इंडिया के 4 सबसे ज्यादा बड़े ताकतवर परिवार भी गर्ग परिवार के बराबर ही है। ये बात तुमने सही कही। अगर गर्ग परिवार अपने से ज्यादा ताकतवर परिवार में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो फिर वो लोग यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज करेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि उसके बाद इन सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी? तभी एक आदमी ने आकर उनसे कहा, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को ये बात पता करनी होगी कि यहाँ पर आने का इन तीनों का मकसद क्या है। अरे नैतिक, तुम तो मिस्टर अमन गुप्ता के थोड़े फैमिलियर हो ना? तुम खुद वहां जाकर क्यों नहीं बात करते उनसे? तुम्हारे पास तो अच्छा मौका है। जैसे ही नैतिक ने ये बात सुनी उसने अपने साथ खड़े हुए बाकी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहा, मैं कैसे मिस्टर अमन के साथ फैमिलियर हो सकता हूँ? मैंने बहुत कम बार उन्हें देखा है और उन्हें ग्रीटिंग करने के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। एक तरफ पार्टी में आए हुए लोग कार्तिक और बाकी सबके यहाँ आने का असली कारण जानना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ दयाराम जी खुद अपने मन में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक को यहाँ पर देख पहले ही वो बहुत ज्यादा हैरान थे, पर जब उन्होंने सोचा कि कार्तिक के रूप में उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है तो ये सोचकर वो काफी खुश हो गए थे। किस्मत से कार्तिक की उम्र और उनकी अपनी बेटी ईशानी की उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर कार्तिक ने अभी तक शादी नहीं की है तो क्या उन्हें इस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना नहीं चाहिए। एक बार उनकी बेटी ईशानी की शादी कार्तिक से हो जाए और ईशानी मित्तल परिवार की बहू बन जाए, उसके बाद गर्ग परिवार भी रॉकेट पर बैठकर आसमान की सैर कर सकता है। उनका नाम मित्तल परिवार के साथ जुड़ते ही उन्हें वो सारी ताकतें और पैसा हासिल हो सकता है। दयाराम जी ने कार्तिक को अपना दामाद बनाने के बारे में अच्छे से सोच लिया था और अब उन्हें कुछ भी करके ऐसा रास्ता निकालना था जिससे कार्तिक और उनकी बेटी ईशानी की शादी हो जाए।
कार्तिक के आने से भले ही पूरे हॉल में हलचल मच गई हो, लेकिन दयाराम जी ने सबको एक साथ इस तरह से देखा कि सारे लोग एकदम से चुप हो गए। वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक की असली पहचान क्या है और वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस मैन बनकर क्यों घूमता है। उसके पीछे खड़ी हुई लड़कियां कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इन सारी बातों से अलग सबके दिमाग में वहां पर सिर्फ इतना ही चल रहा था कि ये यंग और हैंडसम लड़का गर्ग परिवार की बेटी से शादी करने ही आया है। वहां खड़े हुए सारे लोग काफी देर से कार्तिक की तरफ देखे जा रहे थे। ये देखकर कार्तिक ने दयाराम जी को थोड़ा ऑर्डर देते हुए कहा कि वो यहाँ से जाकर बाकी लोगों से मिले। कार्तिक नहीं चाहता था कि वो लोग अब और ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दें या उसके बारे में कुछ जाने या पहचानने की कोशिश करें। दयाराम जी इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से कार्तिक से सॉरी बोला और बाकी गेस्ट से बात करने के लिए उनकी तरफ बढ़ गए। अभी तक कार्तिक ने जितना गर्ग परिवार के बारे में जाना था उस हिसाब से आज उसे यहाँ का माहौल कुछ अजीब लग रहा था, और कार्तिक ने ये बात यहाँ आते ही नोटिस कर ली थी। ये बात भी कार्तिक को काफी अजीब लग रही थी कि इतने बड़े उम्र दराज आदमी होने के बावजूद दयाराम जी यहाँ पर अपने से छोटे जूनियर लोगों से मिल रहे थे, और जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनकी उम्र इन यंग मास्टर से ज्यादा थी। ऐसे में दयाराम जी का इन लोगों को रिसीव करने ना आना थोड़ा अजीब था। उन तीनों दोस्तों में सिर्फ अमन ही ऐसा था जिसका सोशल ग्रुप काफी बड़ा था, और वो हर किसी को यहाँ जानता था क्योंकि जुनैद बहुत ही रिजर्व टाइप का लड़का था और उसे घुलना मिलना पसंद कम ही था। और वहीं कार्तिक, वो तो यहाँ पर ज्यादा किसी को जानता भी नहीं था। यही सोचकर कार्तिक ने अमन से कहा कि वो अपने सोशल नेटवर्क का यूज करके पता लगाए कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। कार्तिक ने अमन से कहा, अमन तुम यहाँ पर किसी को जानते हो क्या? हम लोगों के लिए अच्छा होगा अगर तुम यहाँ किसी को ढूंढ लो और जाकर उससे ये पूछो, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, मुझे भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, और एक बार जाकर मैं उनसे पूछ ही लेता हूँ। इतना कहकर अमन वहां से आगे बढ़ गया जहां भीड़ काफी थी। तभी उसे वहां भीड़ में नैतिक खड़ा हुआ मिला, जिससे अमन बहुत टाइम पहले एक दो बार मिला हुआ था, पर अमन को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमन ने काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर डाला, और जब उसे याद नहीं आया तो वो उस आदमी से पूछते हुए बोला, हे तुम कौन हो? आ ऐसा नहीं था कि अमन को नैतिक के बारे में कुछ पता नहीं था, पर असल में जितनी बार भी लोग मिले थे अमन ने नैतिक पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया था। अमन गुप्ता परिवार का वारिस था, इसी वजह से छोटे परिवारों का अमन के साथ ज्यादा कोई कांटेक्ट होता नहीं था। और दूसरी तरफ जब नैतिक ने देखा कि अमन खुद उससे पूछ रहा है तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो। नैतिक ने लगभग खुश होते हुए कहा, मिस्टर अमन, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं नैतिक हूँ। जैसे ही नैतिक ने अपना नाम बताया तो अमन ने बिना इधर उधर की बातें करते हुए सीधे पॉइंट पर आया। उसने कहा नैतिक से, ओ राइट नैतिक, क्या गर्ग परिवार आज यहाँ रेंटल ऑक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? अब मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। अमन जानता था कि ये बहुत बड़े परिवार से है, और इसीलिए अपने छोटे लोगों से बातें करने का उसका अपना एक एटीट्यूड था। और जब भी अमन इन लोगों से बातें करता था तो कभी इधर उधर की बातें या मक्खन लगाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि सीधा पॉइंट पर आता था और जो भी कहना होता था वो कह देता था। अमन की बात सुनकर नैतिक कुछ देर के लिए एकदम दंग रह गया। फिर उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, मिस्टर अमन, क्या आपको पता नहीं? नैतिक की बात सुनकर अमन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता होना चाहिए था? ये सुनकर नैतिक ने जल्दी से अमन से कहा, यही कि गर्ग परिवार यहाँ पर आज कोई ऑक्शन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम क्यों होता? असल में ये लोग यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं दयाराम जी की बड़ी बेटी ईशानी के लिए। नैतिक अभी तक बहुत ज्यादा हैरान था। उसका दिल पूरी तरह से हैरानी से भरा हुआ था। शुरुआत में उसे ऐसा लगा था कि शायद अमन और बाकी सब लोग यहाँ शादी की वजह से ही आए हैं, और
उसने ये तक सोचा था कि वो कभी भी इन लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल अमन और जुनैद दोनों ही इतने बड़े परिवार से हैं और दोनों ही अभी तक सिंगल हैं। नैतिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अमन को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि ये कम अमीर लोग अभी भी गर्ग परिवार का दामाद बनने की उम्मीद रखते हैं? यही सोचकर नैतिक के मन में एक उम्मीद की किरण उठने लगी। कम अमीर लोगों के लिए गर्ग परिवार का दामाद बनना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि गर्ग परिवार पूरे देश में काफी नामी परिवार था और ऐसे में इस घर का दामाद बनना किसी के भी लिए बहुत गर्व की बात होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस परिवार की बेटी ईशानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा अमीर भी थी। इन सब लोगों के लिए तो यही खास बात थी, क्योंकि इनके दोनों हाथों में घी के लड्डू थे। और रही बात प्यार की, तो वो धीरे धीरे फ्यूचर में ईशानी और उसके पार्टनर के बीच में हो ही जाएगा। यही सोचकर दिमाग में रख कर बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। ये लोग भले ही गर्ग परिवार की बराबरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण थी। वहीं दूसरी तरफ जब अमन ने नैतिक की बात सुनी तो अचानक ही बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। पहले तो उसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। अमन ने एक बार चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और उसके बाद नैतिक से फिर से पूछा, इसका मतलब यहाँ पर सारे लोग उसी वजह से आए हैं? मेरा मतलब है कि सभी लोग यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं? अमन का सवाल सुनकर नैतिक ने जल्दी से उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ मिस्टर अमन, यहाँ सारे लोग उसी के लिए आए हैं। पर क्या आप सच में यहाँ पर बोट रेंट लेने के लिए ही आए हैं? नैतिक ने भी अपने सवाल को जल्दी से अमन से पूछ लिया। नैतिक को अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे अमन की पर्सनैलिटी है और उसका स्टेटस है, उस हिसाब से अमन सिर्फ यहाँ पर बोट रेंट पर लेने के लिए तो नहीं आया होगा, क्योंकि अमन के साथ इस वक्त उसका कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं दिखाई दे रहा था। जब नैतिक का सवाल सुनकर अमन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था। चलो ठीक है, तुम खेलो अपना ये खेल, मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों से मुलाकात करनी है। इतना कहकर अमन ने नैतिक को वहीं छोड़ दिया और वापस मुड़कर कार्तिक की तरफ आने लगा। अमन जब नैतिक से बात कर रहा था तो उसके आसपास खड़े हुए सारे लोग बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी खुद चलकर नैतिक से बातें करने आया। इसीलिए सारे लोगों को बहुत जलन हो रही थी। और जैसे ही अमन वहां से गया तो लोग घूर घूर कर नैतिक को देखने लगे। वहां खड़े लोग खुद भी एक बार अमन से बात करना चाहते थे, पर बदकिस्मती से उन लोगों को कोई भी बहाना नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो लोग अमन से कोई बात नहीं कर पाए, और अगर वो लोग जल्दी में कुछ भी ऐसा बोल देते हैं तो हो सकता था कि अमन उन लोगों को बेइज्जत कर देता। इसीलिए सारे लोग दूर ही खड़े रहे। क्या होगा जब कार्तिक को ये बात पता चलेगी? क्या रेंटल बोर्ड की नीलामी हो पाएगी? क्या होगा जब ईशानी इन सारे लोगों के सामने आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट एफ।